Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we discuss editorials to help you improve your vocabulary and comprehension skills, and we do this from Monday to Friday at 10 a.m. ओके तो बैंकिंग वीडियो कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं जो प्रीलिम्स से मेंस तक और हर डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस कवर करते हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर करते हैं। और आप अभी सब्जेक्ट वाइज भी परचेज़ कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं PM10। तो आज का जो एडिटोरियल है, दो एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है टू किल अ ट्वीटिंग बर्ड, ये ट्विटर के ऊपर है। तो जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑल राइट, सो एट लीस्ट मेटा स्टूड फॉर समथिंग। तो जैसा आपको पता है मेटा और ट्विटर दो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, जाइंट कंपनीज़ हैं। तो उसमें मेटा यहाँ पर कह रहे हैं एटलीस्ट कि कम से कम मेटा का कुछ तो मतलब था। स्टूड फॉर समथिंग दैट मीन्स कि उस मेटा के नाम का कुछ तो मतलब था, इफ़ ओनली एज एन एब्रीविएशन। भले ही उसका वो एक एब्रीविएशन है मेटा नाम, बट एटलीस्ट उसका कुछ मीनिंग तो था। मेटा मीन्स बियॉन्ड, ठीक है। और मेटा जैसे मेटावर्स का शॉर्ट मेटा। बट Elon Musk, in a move emblematic of the narcissism of great men, has made the new Twitter logo stand for everything. तो अभी रिसेंट जो डिसीजन है इलॉन मस्क का, जो कि ट्विटर के CEO हैं, तो इस के ओनर है, इन अ मूव एम्ब्लेमेटिक, यानी एम्ब्लेम क्या होता है? एक सिंबल। तो एम्ब्लेमेटिक यानी कि ये जो उनका डिसीजन है, मूव का मतलब यहाँ पर डिसीजन है, तो मूव यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलॉन मस्क का डिसीजन है वो रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्लेमेटिक मतलब रिप्रेजेंट करता है ऑफ द नार्सिसिज्म ऑफ ग्रेट मैन। जो ग्रेट मैन होते हैं, जो बहुत पावरफुल पीपल होते हैं, वो अपने आप से ही ऑब्सेस्ड होते हैं। तो नार्सिसिज्म होता है आप अपनी अपीयरेंस से, अपने किसी एट्रीब्यूट से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हो, अपने बारे में ही सोचते हो, अपनी ही तारीफ़ें करते हो और करवाना चाहते हो, तो नार्सिसिज्म होता है। तो इसमें क्या है कि ये रिप्रेजेंट करता है या एक शो करता है जो नार्सिसिज्म, जो कि ग्रेट मैन, जो सक्सेसफुल पीपल में होता है। सो हैज़ मेड द न्यू ट्विटर लोगो स्टैंड फॉर एवरीथिंग। तो जो डिसीजन लिया गया है, इलॉन मस्क ने जो डिसीजन लिया है, इट हैज़ मेड द न्यू ट्विटर लोगो स्टैंड फॉर एवरीथिंग। स्टैंड फॉर यानी रिप्रेजेंट एवरीथिंग। तो पहले जो एक ब्लू कलर के बर्ड का लोगो होता था, उसको रिप्लेस करके अब एक लोगो X है, और इट कैन मीन एनीथिंग। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो नया लोगो है अब वो कुछ भी उसका मीनिंग हो सकता है। द आइकॉनिक ब्लू बर्ड, कोई चीज़ जब आइकॉनिक होती है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। और यहाँ पर जो ट्विटर का लोगो है वो बहुत पॉपुलर था 2006 में, जब ट्विटर शुरू हुआ था तब से ब्लू बर्ड उसका लोगो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, which has been Twitter's logo in one form or another for over a decade। तो एक डेकेड से ज़्यादा तो से ब्लू बर्ड ही लोगो रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए स्टाइलाइज्ड वर्जन ऑफ द लेटर X। तो अब जो लोगो है वो एक X अल्फ़ाबेट से एक को स्टाइलाइज करके बनाया गया है। एंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम बिहाइंड चाइनाज डिजिटल वॉल फॉर द सेल्फ कन्फेस्ड फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट all-encompassing symbol makes it clear once again that profits are more absolute। अब इस सेंटेंस को समझते हैं, और जो इसकी इंस्पिरेशन है, जो इस लोगों की इंस्पिरेशन है कहाँ से? फ्रॉम बिहाइंड चाइनाज ग्रेट डिजिटल वॉल। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन चाइना, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा चाइना में इंटरनेट बहुत ज़्यादा सेंसर्ड है, और हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक वेबसाइट और ऐप जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि सिटीजन्स किन ऐप्स को, किन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको नाम दिया गया है ग्रेट डिजिटल वॉल, यानी एक जो सेंसरशिप है चाइना के इंटरनेट पे उसको। तो इसमें कहा गया है कि जो इंस्पिरेशन मिली है इस नए लोगों के लिए वो कहाँ से मिली? चाइना की जो सेंसरशिप है वहाँ से, या चाइना की जो ग्रेट डिजिटल वॉल है वहाँ से। फॉर द सेल्फ कन्फेस्ड फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट ऑल एनकम्पासिंग सिंबल। तो ये जो कहा गया है कि मेक्स इट क्लियर,
वंस अगेन तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एलॉन मस्क है उन्होंने सेल्फ कन्फेस यानी खुद ही डिक्लेयर किया था कि वो एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो एब्सोल्यूटिस्ट यानी वो बिलीव करता है कि कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए कोई भी चीज़। अगर फ्री स्पीच होनी चाहिए तो कंप्लीट होनी चाहिए फ्री स्पीच। ओके, तो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट यानी उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट ऑल एनकम्पासिंग सिंबल, और जो ये सिंबल है वो ऑल एनकम्पासिंग है, यानी कि इस सिंबल का आप कुछ भी मीनिंग हो सकता है। ऑल एनकम्पास करना, इंक्लूड होना। तो ये सिंबल सारे मीनिंग्स अपने अंदर इंक्लूड करता है क्योंकि एक्स किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। मेक्स इट क्लियर, तो ये सिंबल्स, ये जो सिंबल चेंज हुआ है, ये नया सिंबल जो है वो क्या क्लियर करता है हमें? वंस अगेन, कि एक बार फिर हमें क्लियर करता है कि जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा एब्सोल्यूट है, किसी और चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्रॉफिट किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रॉफिट्स। एज एन एक्स ऑफ कोर्स कैन स्टैंड फॉर मैनी थिंग्स। जो एक्स है, स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट। ठीक है, तो इट कैन रिप्रेजेंट एनीथिंग। क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? फ्रॉम एनीवन हु रिमेंबर्स द क्रॉसेस ऑन रॉन्ग आंसर्स इन रेड पेन अक्रॉस आंसर शीट्स थ्रू स्कूल। तो स्कूल्स में जब हम आंसर शीट्स चेक करवाते थे, ओके, तो उसमें रेड पेन से क्रॉसेस बने होते, तो क्रॉस तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। द मार्क हार्डली इंस्पायर्स फ्री स्पीच। और अगर हम उन क्रॉसेस की बात करें तो जो ये क्लेम करते हैं कि फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हैं, कि फ्री स्पीच कंप्लीट होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी को भी अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने पे, तो अब वहाँ पे इट हार्डली इंस्पायर्स फ्री स्पीच। अब अगर हम याद करें जब हमारे आंसर शीट्स चेक होती थी और उसमें क्रॉसेस होते थे रेड मार्क से, तो वो भी एक्स शेप के ही होते थे, और वो उससे हमें लगता नहीं कि वो फ्री स्पीच इंस्पायर करता है नया सिंबल। फॉर ट्रेजर हंटर्स इट कैन मार्क द स्पॉट। तो ट्रेजर हंटर्स के लिए एक्स एक वो स्पॉट दिखाता था जो कि मार्क कर सकता है, जो दिखाता है कि कहाँ पर ट्रेजर है अवेलेबल, कहाँ पर ट्रेजर गड़ा हुआ है। एंड फॉर दोज गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सोचना। एब्स्ट्रैक्ट कोई ऐसी चीज़ जिसे आप देख या छू नहीं सकते लेकिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जो आइडियाज़ होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, अगर हम फ्री स्पीच की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आइडियाज़ हैं। जस्टिस की बात करते हैं, ये सब आइडियाज़ हैं, और ये हम देख या छू नहीं सकते लेकिन हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब इन सब आइडियाज़ के बारे में सोचना। तो जो एंड फॉर दोज गिवन टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी जो लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, इन आइडियाज़ के बारे में सोचते हैं, एज मस्क सीम्स टू बी, तो ऐसा लगता है कि मस्क भी जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। इट इज़ अ वेरिएबल, तो एक्स एक वेरिएबल है उन लोगों के लिए जो हु लाइक टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, दैट इज़ द आइडियाज़। और वो एनी वेरिएबल कुछ भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स इज़ अ स्टैंड इन। कोई चीज़ जब स्टैंड इन होती है तो इसका मतलब क्या होता है? अब आप एक लाइन में लगे हुए हो, ठीक है, और आपको कहीं जाना है, तो आप अपनी जगह अपने फ्रेंड को उस लाइन में, उस क्यू में छोड़ कर जाते हो कि मेरी जगह थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो वो क्या उसको कहेंगे? ही इज़ स्टैंडिंग इन देयर, आपकी जगह पर वो कुछ टाइम के लिए है। तो स्टैंड इन यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है। एक्स इज़ अ स्टैंड इन, तो ए के बाद नाउन है ये, और यहाँ पर इसका मतलब है कि जो एक्स सिंबल है वो किसी की जगह ले रहा है। इट इज़ अ स्टैंड इन एंड इट कैन फिल अप विद मीनिंग जस्ट एज अ बलून फिल्स विद एयर। और एक्स में इस तरह डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे कि एक बलून में एयर भरती है, तो यानी कि एक्स के बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, उनमें से कुछ हमने जस्ट अभी देखे। तो बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द मीनिंग कैन गो आउट ऑफ इट जस्ट एज क्विकली। अब यहाँ पे जैसे अगर एक्स के न्यूमरस मीनिंग्स हैं, तो हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा उसमें मीनिंग्स हैं, तो वो मीनिंग्स बड़ी जल्दी उससे निकल भी सकते हैं। जैसे बलून से एयर जो है वो निकल जाती है, तो उसी तरीके से कि मीनिंग जो है इट कैन गेट आउट ऑफ इट जस्ट एज क्विकली। तो जैसे बलून से एयर क्विकली निकल जाती है, वैसे ही अगर हम जो है हमें याद रखना होगा कि इस लोगों से भी मीनिंग्स जो है वो
हट सकते हैं, यानी वो हो सकता है उन चीज़ों को रिप्रेजेंट ना करे जो सोचा गया है। मस्क्स लव फॉर द एक्स लोगो इज़ नॉट न्यू। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है वो एक्स लोगो उन्होंने यूज़ किया है कहीं। इट इज़ हिज डेजिग्नेशन फॉर द येट टू बी क्रिएटेड एवरीथिंग ऐप। तो डेजिग्नेशन यानी कि नेमिंग या टाइटल। वैसे तो डेजिग्नेशन होती है कोई पोजीशन या पोस्ट, यहाँ पर मीनिंग है कि उन्होंने इस एक्स सिंबल को किसके लिए यूज़ किया है। हिज डेजिग्नेशन फॉर येट टू बी मतलब अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं आई है वो एवरीथिंग ऐप। वो एक एवरीथिंग ऐप बनाना चाहते हैं और उस एवरीथिंग ऐप के लिए ये टाइटल रखा है। इंस्पायर्ड बाई चाइनाज वी चैट। और ये जो ऐप है एवरीथिंग ऐप, ये इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? चाइना की वी चैट से। वी चैट अलाउज एंड फैसिलिटेट्स मेनी थिंग्स, मैसेजिंग, ऑर्डरिंग सर्विसेज लाइक टैक्सीज एंड डिजिटल पेमेंट्स। तो ये सब चीज़ें वो फैसिलिटेट करता है। अब फैसिलिटेट यानी कि ईजियर बना देना। तो वी चैट ईजी बना देता है मैसेज करना, ऑर्डर्स सर्विसेज को ऑर्डर करना, जैसे टैक्सीज और डिजिटल पेमेंट्स करना। The app is one of the largest digital products in the world. One reason for this success could be its insulation from competition. अब ये जो है ये ऐप WeChat, ये ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स में से है। और उसके पीछे रीज़न क्या होगा कि इतनी बड़ी प्रोडक्ट कैसे बनी वो? क्योंकि इट्स इंसुलेशन फ्रॉम कंपटीशन। चाइना के अंदर कौन सी कंपनीज बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकती हैं, ठीक है, कौन सी कंपनीज नहीं कर सकती, ये वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बहुत कंट्रोल है। तो वहाँ पे उन ऐप्स को कंपटीशन से इंसुलेशन है, यानी कि प्रोटेक्टेड है वो कंपटीशन से। बाकी जो वर्ल्ड की कंपनीज है वो उनसे वहाँ कॉम्पीट नहीं कर रही चाइना पे, शायद इसीलिए ही वो इतनी ज़्यादा बड़े स्केल पे जो है वो अपने आप को ग्रो कर पाए हैं। एज इट सर्व्स ऑफ कम्युनिस्ट कंज्यूमरिज्म। तो चाइना कम्युनिस्ट है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट, हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो सिंगल पार्टी सिस्टम है और चाइना की जो पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो वहाँ पे जो कंज्यूमरिज्म है, एक तरीके से चाइना के कंज्यूमरिज्म को कहा गया कम्युनिस्ट कंज्यूमरिज्म। ओके, और कम्युनिस्ट होता है जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, और ये सब चीज़ें वो सब आपने पहले पढ़े होंगे, तो अभी हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नन ऑफ दिस इज़ टू से दैट द ट्वीटिंग ब्लू बर्ड रिप्रेजेंटेड परफेक्ट वर्च्यू। अब ऐसा नहीं है कि चाइना की जो ये ऐप है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था उस ऐप का और जो लोगो यूज़ किया गया उसका भी। तो यहाँ पर कहा गया कि नन ऑफ दिस इज़ टू से दैट द ट्वीटिंग ब्लू बर्ड रिप्रेजेंटेड परफेक्ट वर्च्यू। अगर यहाँ पर हम जो है अगर हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस डिसीजन को या फिर चाइना की जो ऐप है उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्विटर जो था वो परफेक्ट जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे उन्हें रिप्रेजेंट करता था, ऐसा नहीं है। तो वर्च्यू होता है जब आप मॉरल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, ठीक है, जो मॉरली करेक्ट चीज़ें हैं, वर्च्यूज़। तो वो ऐसा नहीं है कि जो ट्विटर था वो बिल्कुल परफेक्ट था, लाइक मेटा एंड सो मैनी अदर्स। तो ना ही ट्विटर और ना ही मेटा भी अपने जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल मॉरली करेक्ट थे। हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। तो यहाँ पर कहा गया कि जो ट्विटर है वो भी हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज था। ऐसा नहीं कि वो सोशल सर्विस कर रहे थे और लोगों को फ्री स्पीच प्रोवाइड कर रहे थे, और ऐसा नहीं था, वो बिजनेस मेकिंग एंटरप्राइज थे। उन्होंने भी ये सब अपने प्रॉफिट के लिए ही किया। ओके, एंटरप्राइज इज़ अ बिजनेस। So vying for attention in a cyberspace fueled by divisive algorithms। तो वो जो ट्विटर है वो भी वाई कर रहा था, VYING, VIE होता है कॉम्पीट करना, किसी के साथ कंपटीशन करना कुछ पाने के लिए। तो यहाँ पर किन के बीच में कंपटीशन हो रहा है? अलग अलग ऐप्स के बीच में, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो मेटा है, मेटा के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो उन सब से कम्पीट कर रहा था। बाइंग यानी कम्पीटिंग फॉर अटेंशन इन अ साइबर स्पेस। तो वो इंटरनेट पे अटेंशन के लिए बाकी कंपनीज के साथ कम्पीट कर रहा था। फ्यूल्ड बाय डिविजिव एल्गोरिदम्स। फ्यूल्ड यानी कि पावर्ड बाय, और वो जो ट्विटर है वो किससे पावर्ड था? डिविजिव एल्गोरिदम्स। ट्विटर, मेटा, ये सब कंपनीज एल्गोरिदम्स के बेसिस पे चलते हैं कि कैसे क्या कंटेंट किसको शो करना है, कौन सा कंटेंट नहीं शो करना। तो ये सब जो एल्गोरिदम्स बनाई गई हैं
कंटेंट शो करने के लिए, कंटेंट प्रमोट करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डिविजिव है, यानी लोगों के बीच में उसको लेके बहुत मतभेद हैं, बहुत ज़्यादा डिबेट्स होती हैं उसको लेके, एग्रीमेंट नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उनके फेवर में बोलते हैं। Okay, but the bird at least did not represent free speech absolutism inspired by anti-free speech totalitarianism. ओके, तो यहाँ पर कहा गया कि जो बर्ड था, कम से कम जो बर्ड था, जो पहला लोगो था ट्विटर का, वो डिड नॉट रिप्रेजेंट फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म। वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता। हमने भी डिस्कस किया था फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है। इंस्पायर्ड बाय एंटी फ्री स्पीच टोटलिटेरियनिज्म। अब यहाँ पर ये एंटी फ्री स्पीच टोटलिटेरियनिज्म किसके लिए यूज़ हुआ है? चाइना के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि चाइना में फ्री स्पीच नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा सेंसर्ड है इंटरनेट। तो ये हमने कहा कि जो ट्विटर के नए लोगों का इंस्पिरेशन मिला, वो कहाँ से मिला था? चाइना के ग्रेट डिजिटल वॉल से। चाइना में कितना ज़्यादा वहाँ पर सेंसरशिप है, वहाँ से। तो इसमें कहा गया कि ऐसा नहीं था कि जो नया लोगो है जो कह रहा है कि वो फ्री स्पीच को रिप्रेजेंट करता है, वो इंस्पायर्ड किससे है? एक ऐसी कंट्री से जहाँ पर फ्री स्पीच बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है कि कम से कम वो ब्लू बर्ड ऐसा लोगो तो नहीं था जो कि इंस्पायर्ड था एक ऐसी जगह से। टोटलिटेरियनिज्म होता है जहाँ पे एक ही पर्सन के पास या कुछ ही पीपल के पास सारी पावर होती है। ओके, तो वो कम से कम ऐसी कंट्री से इंस्पायर्ड तो नहीं था जहाँ पे फ्री स्पीच नहीं है और टोटलिटेरियनिज्म है, यानी कि कुछ लोगों के पास ही सारी पावर है और लोग कुछ अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको जब आप इस टाइप के कोई पैसेजेस रीड करते हैं तो समझना ज़रूरी है कहाँ पे चेंज हो रहा है जो ऑथर का टोन है। यहाँ पर स्लाइट क्रिटिसिज्म था जब यहाँ पर चेंज हुआ लोगो। ओके, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए कि क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। अब यहाँ पर फिर ये बताया कि कैसे वो चाइना के जो डिजिटल वॉल है उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा कि नन ऑफ दिस इज टू से दैट ट्वीटिंग ब्लू बर्ड रिप्रेजेंटेड परफेक्ट वर्चू। ऐसा नहीं है कि जो पहले ट्विटर का जो लोगो था वो परफेक्ट था और हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता था, ऐसा नहीं है। पहले भी वो प्रॉफिट से ही मोटिवेटेड था और जो एल्गोरिदम्स थी उसकी वो भी डिविसिव थी, कंट्रोवर्शियल थी। तो ऐसा तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि क्या जो पहले जो लोगो था, जो ब्लू बर्ड लोगो था, वो क्या रिप्रेजेंट करता था फ्री स्पीच को, क्या, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, क्या वो मॉरली जो है वो राइट स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करता था, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पर ऑथर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा कि पहले वाला लोगो था वो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल जो है बिल्कुल मॉरली करेक्ट चीज़ें रिप्रेजेंट करता था, मॉरली करेक्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करता था। ओके, और यहाँ पर लेकिन उसमें कहा गया कि कम से कम वो एक ऐसे कंट्री से इंस्पायर्ड नहीं था जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म है और बिल्कुल भी फ्री स्पीच नहीं है। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं इस एडिटोरियल के, तो ये कुछ ये थोड़े से जो है जारगॉन है कि टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, ठीक है, एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है। ओके, अगर वो वर्ड्स आपको अभी इतना समझ नहीं आते तो आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट यानी कंप्लीट होना चाहिए जो भी चीज़, एब्सोल्यूट फ्री स्पीच यानी कि फ्री स्पीच होनी चाहिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके, और यहाँ हमें कुछ नए वर्ड्स मिले, नार्सिसिज्म हमने देखा, ठीक है, और ये तो डेजिग्नेशन एब्स्ट्रैक्ट तो हम समझते हैं, फैसिलिटेट हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, आइकॉनिक हम पहले कर चुके हैं, स्टैंड फॉर शायद हमने नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कौन से वर्ड्स, वाई नहीं किया था हमने। ओके, फ्यूल्ड हमने किया हुआ है, डिविजिव किया हुआ है। ठीक है, तो जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो धीरे धीरे आपकी वोकैब इम्प्रूव होती जाएगी। चलो, तो नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल जो है आई ऑन एमिराटी फ्लोज। ये द हिंदू का एडिटोरियल है, सो जस्ट गो थ्रू इट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। आई होप आपने ये रीड कर दिया है। स्टार्ट करते हैं। तो ये किसके बारे में? आई ऑन एमिराटी फ्लोज। एमिराटी फ्लोज, यहाँ पर मनी के फ्लो की बात हो रही है। ट्रेड में मनी एक्सचेंज होता है, तो उसकी बात हो रही है। एमिराटी यानी जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूएई, वहाँ की उस कंट्री की बात हो रही है जो गल्फ रीजन में है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई, तो यूएई का सेंट्रल बैंक और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, agreed on July 15 to establish a framework for enabling the use of the two countries' local currencies for cross-border transactions. अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं कि कंट्रीज़ क्या करते हैं। अगर ट्रेड होती है, बिल्कुल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें, इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर यूएई है। अब इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी, ठीक है, दिरहम, दिराम, आई थिंक दिराम है, आई एम नॉट, ठीक है। तो इट इज़, लेट मी जस्ट, ओके, तो दिरहम, ओके। तो जो दिरहम है यूएई की करेंसी। अब इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएई को रुपी देगा और फिर कुछ परचेज़ करने के लिए फिर यूएई गुड्स प्रोवाइड कर देगा। ऐसा यूजुअली नहीं होता। क्या होता है कि जो इंटरनेशनली कुछ करेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती हैं बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, और कुछ करेंसीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। तो जो डॉलर है वो सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर है। तो कोई भी ट्रेड होती है वर्ल्ड में तो वो डॉलर या फिर यूरो या फिर कुछ ट्रेड पाउंड या फिर रेनमिनबी में भी होती है। चाइना की करेंसी है, यूके की करेंसी है, यूरो यूरोपियन यूनियन की है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेड किस में होती है? डॉलर में। तो अब क्या होता है कि इंडिया को अगर ऑयल परचेज करना है यूएई से तो इंडिया रुपीज़ नहीं देता, इंडिया डॉलर्स प्रोवाइड करता है, ओके। और फिर यूएई जो है गुड्स प्रोवाइड करता है, जैसे क्रूड ऑयल। अब सिमिलरली, अब अगर यूएई को इंडिया से परचेज़ करने हैं, मान लो राइस परचेज़ करना है, तो यूएई इंडिया को डॉलर्स प्रोवाइड करेगा और इंडिया राइस प्रोवाइड करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि डॉलर का प्राइस जो है फ्लक्चुएट करता रहता है। यूएस में भी बहुत सारे डिसीजंस होते हैं या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रुपी की वैल्यू एक करेंसी के कंपैरिजन में चेंज होती रहती है। तो हम पढ़ते हैं कि $1 इज़ इक्विवेलेंट टू 75 रुपीज़ और 80 रुपीज़। तो ऐसे ही हर करेंसी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में ही जो है मेजर की जाती है। तो इससे क्या होता है कि अनसर्टेनिटी रहती है। अब जैसे अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि 6 मंथ्स बाद इतना क्रूड ऑयल लेना है हमें, ठीक है, तो मान लो ये इतने टन्स क्रूड ऑयल लेना है हमें, तो 6 मंथ्स के बाद, अब 6 मंथ्स के बाद क्या फ्लक्चुएशंस होंगी प्राइसेस के अंदर, हो सकता है डॉलर जो है स्ट्रांग हो जाए या डॉलर वीक हो जाए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कितना अमाउंट किस तरह पे किया जाएगा। और डॉलर्स तो उतने ही होंगे, लेकिन उस डॉलर के लिए, उतने डॉलर परचेज़ करने के लिए इंडिया को कितने रुपीज़ स्पेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं। तो अब क्या ये जो डिसीजन लिया गया है इंडिया और यूएई ने मिल के, उसमें इंडिया जो है वो कोई भी गुड्स प्रोवाइड करेगा तो यूएई जो है वो दिरहम में पे करेगा। दिरहम, इंडिया जो है दिरहम अपने पास रखेगा, और जब इंडिया कुछ परचेज़ करना होगा तो इंडिया वो दिरहम वापस पे कर सकता है। सिमिलरली अगर इंडिया कुछ सेल कर रहा है तो यूएई जो है वो रुपी में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी अपनी ही करेंसीज में ट्रेड करेंगे, डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे जो एक दूसरे से जो सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसके लिए। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। तो अब एक 15 जुलाई को एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया जो कि एनेबल करेगा द यूज़ ऑफ 2 कंट्रीज लोकल करेंसीज। तो जो दिरहम और रुपी है उसकी करेंसीज यूज़ करके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की जाएंगी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में।
द मूव टूवर्ड्स परमिटिंग पेमेंट्स इन द इंडियन रुपी एंड द यूएई दिरहम इज एम्ड एट प्रमोटिंग देयर यूज़ बायलेटरली। तो इससे क्या होगा, बायलेटरली दोनों कंट्रीज़ में ही रुपी और दिरहम में ट्रेड की जा सकेगी, दस रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन अ थर्ड कंट्रीज़ करेंसी। तो किसी और कंट्री की करेंसी पे उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा कि अगर जैसे अभी हमने देखा था कि यूएस डॉलर है उस पर डिपेंडेंट होती है ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, एज एन इंटरमीडियरी जो कि दो लोगों के बीच में डील कराता है या दो लोगों के बीच में नेगोशिएशंस करवाता है। तो एक तरीके से यूएस डॉलर एक इंटरमीडियरी का काम कर रहा है, जबकि ट्रेड एक्चुअली हो किसके रही है, यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रही है, बीच में यूएस डॉलर एक इंटरमीडियरी का या कहें कि वो रोल प्ले कर रहा है दोनों के बीच में डील करवाने का। फॉर सेटलिंग ट्रांजेक्शंस एज पर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है जब कोई दो कंट्रीज़ मिलकर डिसाइड करती हैं, ठीक है, हम ये स्टेप्स लेंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए पहले साइन किए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ या मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम एक होता है, प्लूरल होता है मेमोरेंडा, ठीक है, यूएम की जगह आ जाएगा ए। तो वो साइन किए जाते हैं कि ये स्टेप्स हम आगे लेंगे, उसके बाद फिर डिटेल डिस्कशंस होते हैं और फिर प्रॉपर एग्रीमेंट्स साइन किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया दो सेंट्रल बैंक्स के बीच में। तो जितने भी करंट अकाउंट पेमेंट्स हैं, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, तो करंट अकाउंट पेमेंट्स हैं, तो उसके अलावा जो दो कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैं और कुछ टाइप के परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, तो ये सब डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं। तो ये ट्रांजेक्शन्स जो है वो सेटल की जा सकती है रुपी या दिरहम से, उसके लिए डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी। टू फैसिलिटेट सेटलमेंट द टू बैंक्स आर सेट टू पुट इन प्लेस अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एंड लाइकली एट अ लेटर डेट इंटरलिंक देयर पेमेंट्स मैसेजिंग सिस्टम्स। तो अभी पहले तो ये एक क्या इस्टेब्लिश करेंगे, ये बनाएंगे एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, उसके बाद एंड लाइकली एट अ लेटर डेट, तो बाद में कभी फ्यूचर में ये एक दूसरे के जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम्स, उनको लिंक कर देंगे। अब इंडिया में अलग सिस्टम फॉलो होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक बैंक और दूसरे बैंक में या एक अकाउंट और दूसरे अकाउंट के अंदर, और यूएई का अलग से, तो बाद में उन्हें एक साथ लिंक कर दिया जाएगा। एन इमीडिएट बेनिफिशियल consequence of the establishment of the settlement mechanism would be the development of a rupee dirham foreign exchange market that would help in pricing the two currencies independent of their exchange rates with other currencies such as the dollar and the euro। तो अभी क्या होता है, दिरहम की वैल्यू डॉलर के हिसाब से देखी जाती है कि एक डॉलर में कितने दिरहम है, ऐसे ही रुपी की वैल्यू भी कैसे डिसाइड होती है, एक डॉलर में कितने रुपीज़ है, ठीक है। डॉलर के कंपैरिजन में ही करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। अगर डॉलर में ट्रेड नहीं होगा तो जो दोनों की करेंसीज़ की वैल्यू है वो आपस के ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि डॉलर की वैल्यू पे। तो यहाँ पर यही है कि जो सबसे ज़्यादा मेन जो कॉन्सिक्वेंस, जो इफ़ेक्ट होगा इस सेटलमेंट मैकेनिज़्म का, वो होगा कि ये एक रुपी दिरहम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बन जाएगी कि इंडियन कंपनीज़ जब सामान बेचेंगी तो वो दिरहम कलेक्ट कर सकती हैं, ऑप्शन होगा, या यूएई से रुपी भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। ऐसे ही यूएई की जो कंपनीज़ हैं वो जब इंडिया से कुछ परचेज़ करेंगी, ठीक है, तो वो रुपी में पे कर सकती हैं, दिरहम में पे कर सकती हैं। तो दोनों साइड एक रुपी दिरहम एक्सचेंज मार्केट बन जाएगी, और इससे क्या होगा, दोनों करेंसीज इंडिपेंडेंटली प्राइस हो पाएंगी डॉलर के से इंडिपेंडेंट। ओके, Indian and Emirati businesses would not need to factor in exchange rate risks when quoting the supply goods or services to buyers। अब इन्हें फैक्टर इन होता है ध्यान में रखना किसी चीज़ को, तो इन्हें ऐसा नहीं, अब एक्सचेंज रेट रिस्क को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा। जैसे अभी पहले मैंने कहा था, अगर आपको एक साल बाद कोई पेमेंट करनी है लेकिन आप अभी एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, तो आप जो है एक्सचेंज रेट रिस्क रहता है। आपने डिसाइड किया कि $1 मिलियन जो है वो हम पे करेंगे। मान लो कि कोई इंडियन बिजनेसमैन है, वो कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है यूएई के किसी कंपनी को, तो डील डिसाइड हुई कि $1 मिलियन में जो है ट्रेड होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो डॉलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो यानी कि जो परचेज़ कर रहा है यूएई में बिजनेस पर्सन,
तो उसे बहुत ज़्यादा अपने दिरहम खर्च करने पड़ेंगे उतने डॉलर्स परचेज करने के लिए, यानी कि उस पर्सन को वही सेम प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ा। ओके, तो ये इस टाइप की चीज़ को हम कहते हैं कि एक्सचेंज रेट रिस्क है, कि अगर डॉलर और उस करेंसी के बीच में रेट चेंज हो जाता है एक साल के अंदर, तो फिर जो वो एग्रीमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए या तो बहुत ज़्यादा मनी हमें स्पेंड करनी पड़ेगी उतने डॉलर्स परचेज़ करने के लिए, तो इसलिए हमेशा रिस्क रहता है जब हम बिज़नेस करते हैं। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज़ की करेंसीज़ पे ये बेस्ड होगा तो फिर रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, एक्सचेंज रेट रिस्क जो है। ठीक है, व्हेन कोट करना होता है कि जब आप ऑफ़र करते हो कि ये वाला प्रोडक्ट हम इतने प्राइस में आपको दे देंगे, तो जब भी बिज़नेस डीलिंग्स होती हैं पहले प्राइस कोट किया जाता है, प्राइस मेंशन किया जाता है जिस पर आगे डील होगी। ओके, और कोट करने का मतलब और क्या होता है कि किसी की कही हुई बात को हम एज इट इज़ जब कहते हैं या किसी को मेंशन करते हैं तो वहाँ पर भी कोट यूज़ होता है अलग अलग तरीके से। तो अभी हमने 3 यूज़ देखे, एक तो प्राइस कोट करना, प्राइस मेंशन करना, किसी पर्सन कोई बात कहीं बताना, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम लेना, तो वहाँ पर भी कोट यूज़ हो सकता है, मेंशन करना। और तीसरा हो जाता है जब आप किसी पर्सन की कही गई बात को एज इट इज़ आप कहते हो, तो वो भी कोट होता है। ठीक है, तो quoting to supply goods or services to buyers in the other country, improving the ease of doing business and boosting trade। तो जब एक्सचेंज रेट रिस्क कम होगा तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस आसानी से कर पाएंगे कंपनीज, और उसके साथ साथ ट्रेड भी बढ़ेगी। The India UAE local currency settlement system could also potentially serve as a precursor for another bilateral currency accords, which as an RBI interdepartmental group suggested this month could act as an important first step for the internationalization of the rupee। तो अभी ये जो सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, तो ये एक प्रिकर्सर का रोल प्ले कर सकता है। प्रिकर्सर होते हैं कोई इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट होने वाली है उससे पहले होने वाली कोई इवेंट। तो अगर फ्यूचर में अगर हमें रुपी को इंटरनेशनलाइज करना है कि बाकी कंट्रीज़ भी रुपी को रिप्रेजेंट करें, तो कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो ये एक प्रिकर्सर है, यानी कि पहले एक होने वाली इवेंट है जब बाद में जो मेजर इवेंट होगी उससे पहले। तो बाद में क्या होगा कि बाद में हो सकता है बायलेटरल करेंसी अकॉर्ड्स होते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट साइन करें, जिससे क्या होगा कि जो इसके बारे में अभी इस मंथ आरबीआई के एक जो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप है उसने भी इसके बारे में कहा था। तो इससे जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा बायलेटरल करेंसी अकॉर्ड, तो इससे ये पहला स्टेप होगा जब हम रुपी को इंटरनेशनलाइज कर पाएंगे, यानी बाकी कंट्रीज़ भी फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। वाइल द आइडिया इज़ लॉडेबल इज़ अप्रिशिएबल, यानी कि इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। हाँ, लेकिन वाइल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में एक कंट्रास्टिंग क्लॉज होगा। तो ये हमें तारीफ़ करनी चाहिए इस इनिशिएटिव की, लेकिन इट्स एक्चुअल सक्सेस विल हिंज ऑन द एक्सटेंट ऑफ एडॉप्शन बाय बिजनेसेस इन बोथ नेशंस। लेकिन इसकी सक्सेस किस पे निर्भर करती है? हिंज ऑन मतलब डिपेंड ऑन, तो ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है? एक्सटेंट, कि कितने ज़्यादा किस लेवल पे जो है दोनों कंट्रीज़ के बिजनेसेस ये यूज़ करेंगे इस सिस्टम को। ओके, तो एक्सटेंट होता है रेंज या फिर अमाउंट या फिर साइज़, तो किस लेवल पे किस अमाउंट में वो इस नए इनिशिएटिव को यूज़ करेंगे। विद द यूएई's ट्रेड सरप्लस विद इंडिया वाइडनिंग in the months since the bilateral comprehensive economic partnership agreement came into effect in May 2022, Emirati businesses need to see remunerative avenues to deploy the potential rupee flows should they opt to receive payments in the Indian currency। तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया और यूएई ने मई 2022 में एक ट्रीटी साइन की जिसमें वो एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाएंगे। अब उसमें क्या हुआ, उसमें यूएई का ट्रेड सरप्लस है, यूएई इंडिया को ज़्यादा सामान बेचता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया कितना प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाता है यूएई को, तो उसकी वजह से ट्रेड सरप्लस है, यानी कि यूएई जो है ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। सरप्लस क्या होता है, बहुत कोई चीज़ एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो अब वो बढ़ रहा है, जो ट्रेड का जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है यूएई और इंडिया के बीच में। और तो इससे क्या होगा कि अब क्योंकि एमिराटी बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सामान सेंड कर रहे हैं इंडिया को,
तो इंडिया पे करेगा अगर रुपी के अंदर, तो जो एमिराती बिजनेसेस हैं उनके पास रुपी इकट्ठे होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंडिया से इतना सामान परचेज नहीं कर रहे। तो अब ये क्या अब इसमें क्या ज़रूरत है इस पॉइंट पे कि बिजनेस नीड टू सी रेम्यूनरेटिव एवेन्यूज़। अब यूएई के बिजनेसेस के पास एक ऐसी प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव क्या होता है जिसमें आपको फ़ायदा हो, तो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एवेन्यूज़ यानी ऐसे रास्ते मिलने चाहिए जहाँ पे वो अपने मनी को यूज़ कर सके, जो उनके पास रुपी कलेक्ट हो रहा है उसको यूज़ कर सकें, अगर वो रुपी इंडियन रुपी में वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो। ऑप्ट मतलब चूज़ करना, ठीक है। वन पॉसिबिलिटी एज द आरबीआई इंडिकेटेड वाज स्टेप्ड अप इन्वेस्टमेंट बाय यूएई बेस्ड फर्म्स। तो एक और पॉसिबिलिटी ये है जिसे आरबीआई ने कहा स्टेप्ड अप, यानी कि इंक्रीज, स्टेप अप करना, इंक्रीज करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर है कि आरबीआई ने क्या इंडिकेट किया कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी यूएई में जो कंपनीज हैं उनके द्वारा। The other possibility is of the UAE coming to serve as a currency entrepot by enabling Indian businesses dealing, for instance, with Russian suppliers to use the West Asian country and dirham as a gateway for such transactions। दूसरा हो सकता है कि ये entrepot मतलब एक ऐसा पोर्ट जहाँ पर कोई सामान आप स्टोर कर सकते हो। तो एक तरीके से एक ऐसा जगह बन सकती है यूएई जहाँ पर इंडियन करेंसी को स्टोर किया जा सकता है, यानी कि अगर यूएई से हम इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूएई के पास इंडियन करेंसी होगी जो यूज़ की जा सकती है दूसरी कंट्रीज़ को पे करने के लिए, जैसे कि जो रशियन सप्लायर्स हैं उन्हें, ठीक है। गिवन दैट द यूएई's predecessor entity, the Trucial states used the Indian rupee and later the Gulf rupee as de facto currency until the mid 1960s। तो क्या होता था कि मिड 1960s तक जो यूएई से पहले जो वहाँ पर एंटिटी थी, यानी कंट्री कह सकते हो, जो स्टेट कह सकते हो, तो वो इंडियन रुपी को यूज़ करते थे एज अ करेंसी। और डी फैक्टो का मतलब कि ऐसा यूज़ होता था, मतलब ऐसा नहीं है कि लीगली कहा गया था ऐसा होना है, बट वो ऐसा एक्चुअली में होता था, ठीक है। तो डी फैक्टो मतलब ऐसा था। इट में अपीयर नेचुरल, तो क्योंकि पहले भी यूज़ होता था इंडियन रुपी वहाँ पर, तो ये नेचुरल है कि यही ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं आपस में करेंसी के जो टाइज़ हैं, टाइज़ हमने कई बार कवर किए थे पहले, टाइज़ मीन्स जो रिलेशंस हैं वो एस्टैब्लिश करें दोबारा से। Still, in a rapidly evolving global environment, businesses will base their decisions on cold economic logic। अब चाहे दोनों कंट्रीज़ कितना भी कोशिश करें बायलेटरल ट्रेड करने की अपनी करेंसीज़ में, लेकिन जो बिजनेसेस हैं वो अपने जो डिसीजंस हैं वो किसके बेसिस पे लेंगे। बेस यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। बेस देयर डिसीजन मतलब उनके डिसीजंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, किस लॉजिक पे वो अपने डिसीजंस लेंगे, वो होगा कोल्ड इकोनॉमिक लॉजिक। कोल्ड मतलब जिसमें कोई इमोशंस नहीं है कि ओके हमें अपनी कंट्री की करेंसी यूज़ करनी चाहिए, तो वो सब इमोशंस हटा के कोल्ड इकोनॉमिक लॉजिक यानी सिर्फ प्रॉफिट और जो है अर्निंग पोटेंशियल को देख के ही वो अपने डिसीजंस लेंगे। एंड पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिमेन कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क्स एमिनेटिंग फ्रॉम सच मूव्स। और पॉलिसी मेकर्स को एक चीज़ और पे ध्यान देना चाहिए, दे मस्ट रिमेन कॉग्निजेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तो वो उन्हें अवेयर होना चाहिए, उन्हें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि जो रिस्क्स आएंगे इस टाइप के सिस्टम को बनाने से, ठीक है। एमिनेटिंग मतलब कमिंग फ्रॉम, तो इस ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश करने से जो रिस्क आएंगे, रिस्क जो है वो पैदा होंगे ऐसे सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के बाद, फ्रॉम सच मूव्स, यहाँ पे मूव का मतलब है डिसीजंस, ठीक है। इवन एज दे आए द अपॉर्चुनिटीज़, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, तो यहाँ पर एक कॉशन दिया गया है, एक थोड़ा सा हल्की सी चेतावनी कि इससे बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे, लेकिन कुछ रिस्क्स भी हो सकते हैं जिस पे पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आए का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर आए नाउन है? देखो, एज दे आए द अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पर आए एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और जब आए वर्ब की तरह यूज़ होता है उसका मतलब है कि कोई किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ देख रहा है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए यहाँ पर आए वर्ड यूज़ हुआ है एज अ वर्ब। ओके, तो ये द हिंदू का एडिटोरियल था। आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग आई होगी। थोड़ा सा अगर आपको बिज़नेस न्यूज़ की या फिर इकोनॉमी पे रिलेटेड एडिटोरियल्स पढ़ने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है, या थोड़ा सा लग सकता है कि अच्छे से समझ नहीं आया,
बट आपको परसिस्ट करना है, ठीक है, और हम डिस्कस भी करते हैं ऐसे ट्यूटोरियल्स, धीरे धीरे करके आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। सो ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे हमने इस ट्यूटोरियल में देखे, और ठीक है, सो आई होप you enjoyed this session. Please let us know in the comment section. Thank you.